इसके पहले हम लोगों ने कुछ आर्टिकल किया है, उस आर्टिकल से रिलेटेड अब लॉ ऑफ फोर्स ये निकालने के लिए प्रॉब्लम जब आता है तो अब उसको कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर एक दो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए और फिर उसके बाद तब आप एक्सरसाइज के वाले क्वेश्चन को कर सकें। तो क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवार्ड्स द पोल। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जब फोर्स टुवार्ड्स द पोल कहे चाहे टुवार्ड्स द ओरिजिन कहे, तो जब फोर्स ओरिजिन की तरफ लगेगा तो वही हमारा सेंट्रल फोर्स है। यानी कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि जिसमें फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ रहे, तब वही फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रल फोर्स के लिए ये जो आर्टिकल हम लोगों ने किया है पीछे, वो सेंट्रल फोर्स के लिए किया गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवार्ड्स द पोल, यानी उस फोर्स का हमको लॉ निकालना है जिसका डायरेक्शन पोल की तरफ है। फिर आगे कहा जा रहा है विच द कर्व कैन बी डिस्क्राइब, और उसके द्वारा, उस फोर्स के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब हो रहा है उसका इक्वेशन ये दे दिया है। तो अब हमारा लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा ये हमको निकालना है। तो जब आपका सेंट्रल ऑर्बिट, यानी जब सेंट्रल फोर्स जो कर्व फॉर्म करेगा, जो डिस्क्राइब करेगा, वही हमारा सेंट्रल ऑर्बिट होगा। तो ये सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन जब दे दे तब जब हमको लॉ ऑफ फोर्स निकालना होगा। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालने का अभिप्राय है कि उसके फोर्स और उसका जो रेडियस वेक्टर है, इसमें देखें कि फोर्स के अकॉर्डिंग रेडियस वेक्टर इस रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उसमें चेंज हो रहा है। इट मीन्स एफ और आर, इसमें जो रेशियो आएगा वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होगा। तो अब उसके लिए अब हमको करना क्या रहेगा। तो लॉ ऑफ फोर्स में सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन निकालना हमको पता है। तो उसी सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन में जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं पी को, वो एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स ऐसा होता है। तो जब पी में और आर में ये हम रेशियो निकाल लेंगे तो वही रेशियो हमारा फोर्स में भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन में जब मास से प्रोडक्ट करेंगे तो फोर्स आएगा, और पी में एक्सीलरेशन में और आर में जब रेशियो रहेगा तो एम से आप प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस वर्क को देखें कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले जो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज d2u by d theta square plus u is equal to p by h square u square। ये हमारा आता है जहाँ आपका p एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा इसी को हम ले लेते हैं, और जो कर्व का इक्वेशन दिया रहता है उसी से u की वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि u 1/r होता है तो वहां से हम u की वैल्यू निकालते हैं। और जब u की वैल्यू निकाल लेते हैं तब वहीं से du by d थीटा और dtu by d थीटा स्क्वायर ये निकाल करके इसमें रखेंगे। तब हम देखेंगे कि p में और जो आवे उसको हमको r में चेंज करना होगा। तो इस p और r में क्या रेशियो होगा वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होगा। तो आपका गिवन कर्व इज r to the power n a to the power n cos n थीटा। अब इसको u में चेंज करना होगा, तो u में चेंज करेंगे तब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा 1/u to the power n, 1/u to the power n। और यहाँ से यह a to the power n cos n थीटा। अब हम क्या करें कि हमको u की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो u की वैल्यू निकालेंगे तो u to the power n को इधर ट्रांसपोज करें और cos n थीटा को इधर लगाएं। तो हमारा u to the power n इज इक्वल टू a to the power n
ये इसको इधर लाना है, यह ए आ जाएगा ए टू द पावर एन, और यह हमको मिल जाएगा सेक एन थीटा, सेक एन थीटा। या वैसे यहां भी दोनों का 1 कर लें तो 1/r टू द पावर n अपान इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n cos n थीटा। तो 1/r टू द पावर n यही हमारा u टू द पावर n होगा, और यह 1/a टू द पावर n और cos n थीटा। तो a टू द पावर n को इधर लाएंगे और cos n थीटा 1 में है तो sec n थीटा, ऐसा आ गया। तो अब यह u की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक बात को ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी आ जाएगी कि जब भी हमारा u का पावर 1 से अधिक है तो या u और यहाँ जो वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं, लाग ले लेते हैं। अब लाग लेने से क्या होगा कि यह जो u टू दी पावर n है तो लाग लेंगे तो यह n पहले आ जाएगा और केवल u बच जाएगा। तो हमको केवल d2u/d थीटा चाहिए, u का पावर नहीं चाहिए या। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लाग ले लेते हैं। तो अब इसका टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स वी गेट टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स वी गेट, तो ये आ गया n log a, ये दोनों का प्रोडक्ट है तो log लेंगे तो यह log a टू दी पावर n या वही हमारा n log a प्लस n log u ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू log sec n थीटा, log sec n थीटा ऐसा आ गया। अब हम क्या करें कि अब यह u का पावर 1 हो गया तो हमको चूंकि यह u का पावर 1 ही रहे उसी का डेरिवेटिव निकालना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर ले इसको। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो इसमें थीटा का कोई टर्म नहीं है, n कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, n आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और तब log u का u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और तब du/d थीटा। तो log u का 1/u और यह du/d थीटा ऐसा आ गया। अब log sec n थीटा तो इसको log का sec के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/sec n थीटा और sec n थीटा का फिर करेंगे तो sec n थीटा sec n थीटा tan n थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, तो थीटा की जगह n थीटा, अब n थीटा का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तब हमको इनटू n, ये टोटल डिफरेंशिएशन हो गया। तब आप देख रहे हैं कि n यहाँ भी है और n यहाँ भी है तो यह n कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका du/d थीटा सिर्फ इतने की वैल्यू निकालिए तो यह 1/u है तो u इधर आ जाएगा, sec n थीटा से कैंसिल हो गया, केवल tan n थीटा ऐसा आ गया, tan n थीटा। अब du/d थीटा निकाल लिया गया। अब इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि हमको जो फार्मूला है उसमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो दिस इंप्लाई d2u/d थीटा स्क्वायर। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो का प्रोडक्ट है तो पहले du/d थीटा ऐसा आप करेंगे तो ये हमारा du/d थीटा u tan n थीटा, आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तब यहाँ से हमारा दो का प्रोडक्ट है तो यह पहले को डिफरेंशिएट किया तो du/d थीटा और tan n थीटा इसको रख लिया और प्लस u को रखा। अब tan n थीटा का अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा sec स्क्वायर n थीटा और फिर n थीटा का करेंगे तो n ऐसा आएगा।
तो अब यह डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर में डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, इसलिए इसकी जब वैल्यू रखेंगे तब हमारा डी यू बाई डी थीटा का यू tan n थीटा यानी यू tan स्क्वायर n थीटा, तो यह यू tan स्क्वायर n थीटा ऐसा आ गया। और फिर यहां से यह यू एन यू और सेक स्क्वायर n थीटा ऐसा आ गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, u की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ है, और फिर इसमें इनकी वैल्यूज को हम रखें तो देखें हमारा इक्वेशन क्या मिलता है। तो इस तरह के वर्क में जो भी कर्व का इक्वेशन रहता है उसको हम u में बदलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और तब उसकी वैल्यू जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है इसी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट करें और एक स्टेप और इसमें हमको देखना होता है, लेकिन पहले वैल्यू हम रखते हैं फिर देखें। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट तो ये आया है सेकेंड डेरिवेटिव का u tan स्क्वायर n थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर n थीटा। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ गया, प्लस यू, या यू हम रखेंगे इज इक्वल टू टी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब एक बात का यहाँ जब हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और निकाल करके इसमें रख देते हैं, तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें जो थीटा के टर्म है उस थीटा के टर्म को हमको चेंज करना होता है u या r में। और वह कैसे चेंज होगा कि जो कर्व का इक्वेशन है, जैसे आपका यह cos n थीटा है, तो इसी cos n थीटा की वैल्यू हमारा r टू द पावर n अपान a टू द पावर n आ गया। अब इसी cos n थीटा का यूज करते हुए जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग निकालेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यह u यहाँ भी है और u यहाँ भी है, इन दोनों को एक पास ले जाए तो यह u एक कॉमन हो गया और यह tan स्क्वायर n थीटा यहाँ से आया और प्लस 1 यहाँ से आ गया इसमें, और इसमें दोनों में कॉमन ले लिया, और प्लस यह n u सेक स्क्वायर n थीटा इज इक्वल टू p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसा आ गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा सेक स्क्वायर में चेंज हो गया, तो सेक स्क्वायर में चेंज हुआ। अब इस सेक स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यह u और यह सेक स्क्वायर n थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा सेक स्क्वायर n थीटा, और प्लस यह n u और सेक स्क्वायर n थीटा इज इक्वल टू p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसा हुआ। अब u सेक स्क्वायर n थीटा ये हमारा कॉमन है, तब यहाँ से हम ले लेंगे तो यह u सेक स्क्वायर n थीटा, तो यहाँ से आ गया 1 और प्लस यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब यह सेक की जो वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे, तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये सेक हो जाएगा और a टू द पावर n अपान r टू द पावर n, तो यहाँ से यह u रहा और यह a टू द पावर n और r टू द पावर n ये हमारा चेंज हो गया। और फिर आपका n प्लस 1 और यह p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इस टोटल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को 2-3 स्टेप पे हमको समझना होता है। पहले जो कर्व का इक्वेशन देगा उसको हम u में बदल लेते हैं,
जो आर रहेगा तो आर को यू में बदल लेंगे। यदि उसका पावर यू का 1 से अधिक है तो हम उसको log ले लेते हैं, जिससे पावर जो होगा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद से डिफरेंशिएट करके डी यू बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और ये जब वैल्यू निकल आएगा तो जो हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन है उसी में रख देते हैं। अब रखने के बाद एक बात को और हमको ध्यान देना होता है कि उसमें केवल यह p यानी जो वेरिएबल रहे वो केवल 2 ही रहना चाहिए। एक तो p जो आपका एक्सीलरेशन है और दूसरा उसमें u अथवा r। इसके बाद तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वो यदि तीसरा, जैसे इसके पहले यहाँ से पहले आपका p है, u है, लेकिन ये थीटा भी आपका वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो कास का साइन चाहे टैन का सेक ऐसा कर रहे हैं, तो ये हमारा ये भी वेरिएबल है। तो जब पोलर फॉर्म में है तो आर और थीटा दोनों वेरिएबल है, तो ये हमारा वेरिएबल है। और इसमें जो u या r और p इसके अतिरिक्त जो भी वेरिएबल होगा उसको कर्व के इक्वेशन की हेल्प से हमको फिर उसको u अथवा r में चेंज कर लेना होता है। यानी वेरिएबल केवल 2 ही रहना चाहिए। तब यही हमारा जो सेक स्क्वायर यन थीटा है इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए जो हमारा कर्व का इक्वेशन है उसी से उसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ रख दिया है। अब सबको आर में बदल दें क्योंकि हमारा P और R में रिलेशन आता है। अब इसको इधर ट्रांसपोज करें, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो देख रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, अब देखें ये जो हम लोगों ने वर्क किया है, तब ये टोटल जो वर्क हो गया है उसमें हमारा u को सबको आर में बदल लेंगे। लेकिन देखें ये वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है सेक यन थीटा का, और ये हमारा स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर कर लें तो ये स्क्वायर इस फार में हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि टोटल आर के टर्म एक तरफ और p को एक तरफ, तो u जहां जहां है उसको हम r में बदल लेंगे। अब यह हमारा इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यह u क्यूब हो गया, और u क्यूब होगा तो इसको चेंज करेंगे तो ये 1/r के यह u स्क्वायर, तो u क्यूब उसको r में चेंज कर लिया, और यह h स्क्वायर ये हम रखेंगे। और फिर यहाँ से करेंगे तो a टू दी पावर 2n r टू दी पावर 2n, और यह n प्लस 1, और यहाँ से यह आपका केवल p बच गया। तो अब टोटल r को एक पास कर ले, कांस्टेंट को एक पास, तो यह n प्लस 1 और फिर यह h स्क्वायर और यह a टू दी पावर 2n और 1/r टू दी पावर 2n और प्लस 3 ऐसा हो गया इज इक्वल टू p, इस फॉर्म में आ गया। अब हमें देख रहे हैं कि यह a h और n प्लस 1 ये हमारा कांस्टेंट है, तो इक्वालिटी है उसमें कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ जाएगी। तब हमारा दिस इंप्लाई p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r टू दी पावर 2n प्लस 3 ऐसा आ गया। तो जब एक्सीलरेशन में और r में जो रेशियो आया वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। तो इस तरह से कोई भी हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन दिया जाए, लॉ ऑफ फोर्स निकालने के यही हमारे वर्क रहते हैं। और जब आपका एक्सीलरेशन और r में जो रिलेशन आ जाएगा वही हमारा लॉ ऑफ फोर्स होगा। क्वेश्चन ये दूसरा है, और इसके अनुसार अब आपको आइडिया ये हो जाएगी कि कहीं भी लॉ ऑफ फोर्स निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये जो हमारा कर्व का इक्वेशन दिया गया है ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल का इक्वेशन है। अब ये किसका इक्वेशन है इससे हमारा यहाँ कोई बहुत उस पर ध्यान की बात नहीं है। ये जानना है कि हमारा कर्व ये है, तो अंडर द फोर्स टू दी पोल, अब ये बात ध्यान रखनी है कि अंडर द फोर्स टू दी पोल, जब फोर्स पोल की डायरेक्शन में रहेगा तो हमारा सेंट्रल फोर्स होगा। तो फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। अब लॉ ऑफ फोर्स के लिए वही हम इक्वेशन लिखेंगे और उसमें आर को यू में बदलेंगे और फिर डी यू बाई डी थीटा और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके उसमें रखेंगे और लास्ट में
वेरिएबल सिर्फ P और R यही होना चाहिए, तब कांस्टेंट को हटा देंगे प्रोपोर्शनल की वैल्यू। यही हमारा सारे क्वेश्चन में ये होता है। तो उसी को एक बार और इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज d2u by d theta square plus u is equal to p by h square u square। इसी को इक्वेशन 1 ले लेंगे। तो सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हम लिखते हैं। फिर सेकेंड स्टेप जो r है उसको u में चेंज करना। तो इक्वेशन ऑफ गिवन सेंट्रल ऑर्बिट इज r is equal to a e to the power theta cot alpha। तब हमको 1/r करना पड़ेगा, क्योंकि 1/r करेंगे तभी हमारा u आएगा। तो 1/r, तो ये हमारा हो गया u, और यह 1/a e to the power theta cot alpha। तो अब इसको u को इधर ले लें और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाई a u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, ऐसा है। अब u हमारा केवल 1 पावर में ए सिंगल वेरिएबल आ गया। अब इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो पोलर इक्वेशन होता है वो r और थीटा में होता है। ये जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, इसको हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना होगा। वो हमारा कॉट अल्फा, थीटा ही वेरिएबल है, अल्फा हमारा कांस्टेंट होगा। तब हम du by d थीटा, तो नाउ du by d थीटा इज इक्वल टू a है आपका, तो a को यहाँ ले लीजिए। a now a du by d theta is equal to e to the power माइनस थीटा cot अल्फा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा का तो हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस cot अल्फा ये आ गया। और फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से a d2u by d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा ई टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा। तो ये वर्क हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव का। अब इन सब की वैल्यू को यहाँ du बाई डी थीटा ये इस फॉर्म में लिखा गया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब आप देखेंगे कि यह माइनस कॉट अल्फा तो है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर e टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, और फिर इसको किया जाएगा। तब जब करेंगे तो हमारा फिर यह माइनस कॉट अल्फा ऐसा आएगा। थीटा का 1 हो गया और माइनस और माइनस प्लस, यानी ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर अल्फा और e टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, e टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो आपका इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो अब इसे ये को ट्रांसपोज कर लेंगे, 1/a में आ जाएगा। तो पुटिंग d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी फाइंड। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको जब आप लिखेंगे तो यह इस फॉर्म में आ जाएगा। तो a कॉट स्क्वायर अल्फा e टू द पावर माइनस थीटा कॉट अल्फा, ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। और प्लस u, प्लस यह u ऐसा हमने रहने दिया u, और इसकी वैल्यू p बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। अब रखने के बाद एक वर्क आपको बताया गया कि कहीं भी हमारे वेरिएबल दो, एक तो p के बाद जो रहना चाहिए वो r u
ही रहना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। तो हमारा यह थीटा है, तो इसको चेंज करेंगे आर अथवा यू में एक गिवन इक्वेशन के फॉर्म में। तो जैसे हमारा यह ए ई टू द पावर माइनस थीटा काट अल्फा यहाँ से लिया गया, तो ये इतने की वैल्यू ई टू द पावर माइनस थीटा काट अल्फा, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकेंगे ए बाई आर। इसको इधर ट्रांसपोज करें तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा, आर में चेंज करें यह ए काट स्क्वायर अल्फा, और ई टू दी पावर जब ये दूसरे साइड में आएगा तो ये 1 ए बाई आर और प्लस या यू, तब यहां से ये वैल्यू आपको मिलेगा ई टू द पावर माइनस थीटा काट अल्फा ए यू। तो इसको हमने चेंज कर लिया यहां से, तो दिस इंप्लाई ए काट स्क्वायर अल्फा और इसकी वैल्यू ए यू, यही ए यू और प्लस यह यू इज इक्वल टू पी बाई एच स्क्वायर और यू स्क्वायर। देखिए यू में इसलिए बदला गया कि यह यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जब कॉमन आया तब यहाँ से यह ए और ए स्क्वायर, तो यह वैल्यू। अब आप देखें यहाँ एक मिस्टेक किया गया है कि यह सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लिखे हैं, तो बाई ये होगा यहाँ से, यह काट स्क्वायर अल्फा ई टू द पावर माइनस थीटा काट अल्फा बाई ए, तो यह वैल्यू बाई ए ऐसा होगा। अब इसी की वैल्यू को यहाँ से लिख लेंगे तो केवल यू, या केवल यू ऐसा मिल जाएगा। अब यू को कॉमन ले लें, तो यू को कॉमन लेंगे तब ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा काट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और यह यू और फिर यह पी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और इन सबको एक तरफ पी एक साइड में अकेले रहेगा, तो यह आया एच स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा और यह यू क्यूब होगा, तो यू क्यूब है तो इसको 1 बाई आर क्यूब और यह पी ये बचा हमारा। अब यह हमारा कांस्टेंट है, कोसेक स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, तो जब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो पी और 1 बाई आर क्यूब ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। यही आपका लॉ ऑफ फोर्स ये कहलाएगा। तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को इसमें करने का एक ही तरीका रहेगा, जो आर रहेगा उसको यू में बदलिए पहला वर्ग, दूसरा वर्ग डी यू बाई डी थीटा डी टू बाई डी थीटा स्क्वायर निकालिए, कर्व के इक्वेशन में जो सेंट्रल ऑर्बिट का है उसमें हम रख देंगे और रखने के बाद ये ध्यान रखेंगे कि उसमें थीटा की जो वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे यू के टर्म में, कि जिससे ए यू रहे और वह यू एक कॉमन आ जाए, तो इसको यू के टर्म में, और यू के टर्म में चेंज कैसे होगा कर्व के इक्वेशन से, ये हमारा यू के टर्म में चेंज होगा। तो अब इसमें जब चेंज हो जाएगा तब उस यू को हम आर में चेंज कर लेंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे, प्रोपोर्शनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रॉब्लम है, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उससे कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी का यूज कैसे करेंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2-3 क्वेश्चन और इसी के हेल्प से आप कर सकेंगे, जो इसके पहले वाला हम लोगों ने किया था, तो उसमें थोड़ा सा हिंट आपको दे दें। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो इसके ठीक पहले क्वेश्चन जो किया गया था, जिसमें r टू दी पावर n a टू दी पावर n cos और थीटा, ये कर्व का इक्वेशन था। अब इसमें n की वैल्यू यदि बदलती रहे तो भी प्रोसीजर हमारा वही, जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, तो जैसे हम जहाँ जहाँ तक टू सब्स्टिट्यूट कर दें, इसी में r टू दी पावर a माइनस हाफ
या माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, तो n की जो वैल्यू रहेगा, जो इस फॉर्म में n की जगह पे नया कर्व आता है, तो हम इसी कैलकुलेशन को जो किए हम वैसे ही करते जाएंगे, केवल n की जगह जो वैल्यू दिया गया है उसका हम यूज करते जाएंगे। तो इस तरह के ये जो हमने फार्मूला अडॉप्ट किया है उसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सबको करने का वही तरीका कि n की जो वैल्यू है उसकी जगह क्या है उसको हमको रख देना। तो अब इसके बाद हम लोग जो नया एक टॉपिक होगा एप्स, वो क्या है और उसको डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड तब आगे की जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज 2-3 ये वर्क हैं, उन वर्क के बाद तो हम लोग उसको करेंगे। लेकिन पहले लॉ या फोर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते रहे उनको एक बार आप लोग कर लेंगे, इसके बाद के वीडियो में शेष वर्क